France becomes a constitutional monarchy. So, in the last video, we saw that Louis XVI accepted the National Assembly and he also accepted the principle of constitution, the constitution in which his powers will be limited. And after getting the acceptance from Louis XVI, National Assembly took a very big step. Like it abolished the feudal system and it also took other important steps, like it abolished the lithe and it took back the land that was given to the churches. So all these steps were taken by the National Assembly. And now in this section, what we are going to see that how France became a constitutional monarchy. In this line, in this heading, you have to focus on two things. First one is the constitution and the second one is monarchy. What is a constitution? So constitution is basically a rule book. एक रूल बुक की तरह होता है जिसमें कि वो जो देश है वो कैसा होने वाला है, उस देश को लोग कैसा परसीव करते हैं, लोगों को क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या करने पर लोगों को सजा मिलेगी, इस तरीके की चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। एक तरीके से ये पूरे देश को गाइड करता है। और मोनार्की मतलब मोनार्क, राजा। तो अब फ्रांस एक ऐसा देश बन चुका था जिसमें राजा भी है और उस राजा को चेक करने के लिए, उस राजा की पावर को लिमिट करने के लिए और लोगों को और राइट्स प्रोवाइड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो जो नेशनल असेंबली है, हमें याद है कि नेशनल असेंबली ने क्या किया था जब वो लुई 16 ने जब उनका जो प्रपोजल था कि सभी लोगों के पास एक एक वोट होना चाहिए, जितने भी लोग हैं असेंबली में उन सबके पास वोट होना चाहिए और पूरी जो असेंबली है उसको मिलकर जो है किसी चीज़ पे वोट देके हाँ और ना का डिसाइड होना चाहिए कि जिस भी पक्ष में मैक्सिमम वोट हो वो चीज़ जीतनी चाहिए। बट लुई 16 ने क्या किया, इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो लोग बाहर आ गए थे और वो लोग एक टेनिस जो ऑडिटोरियम है, एक तरीके से जो इंडोर टेनिस का हॉल था, उसमें जाके वो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जो कि राजा की पावर को लिमिट करेगा, वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे। तो आखिरकार 1791 में जो नेशनल असेंबली है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना के तैयार किया। ड्राफ्ट क्या होता है? एक तरीके से खांचा कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होने वाला है। मतलब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था बट एक तरीके से उसका बेस था कि वो कैसे दिखेगा, उसकी फाउंडेशन थी या यूं कहें उसका मैप था कि ऐसा ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, उसमें ये चीजें होंगी, राइट। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि ये जो मोनार्क के पास अल्टीमेट पावर है, जो उसके पास अनलिमिटेड पावर है, उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना, कि उसकी पावर्स को कम करना, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम था। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. जब सिर्फ राजा था तो क्या था, सारी पावर उसके पास थी, मतलब जो भी डिसीजन लेगा वो राजा लेगा, तो एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर थी। बट जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने क्या किया, इस पावर को राजा से लिया और तीन लोगों में बांट दिया, तीन ऑर्गन्स में बांट दिया। जो नेशनल असेंबली है उसने क्या कहा, राजा राजा अपनी पावर अब हमें दे दो, हम इस पावर को लेके क्या करेंगे, तीन लोगों में बांट देंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं और इस पावर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो कौन थे वो लोग? एक तरीके से गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स बनाए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इन तीनों के बीच में ही पावर्स को बांट दिया गया। लेजिस्लेचर क्या है? एक तरीके से ये वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो लॉज बनाएगा। एग्जीक्यूटिव वो है ऑर्गन जो कि लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी गवर्नमेंट का जो कि ये इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको जस्टिस मिले, इस चीज का ध्यान जुडिशरी रखती है। सो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जब ये सारे स्टेप्स लिए गए, जब मोनार्क से पावर ली गई, उसकी पावर को लिमिट किया गया और इन तीन ऑर्गन्स में पावर को बांटा गया, इस सब के बाद क्या हुआ, जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क भी है, मोनार्क मतलब राजा भी है।
फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। अब ये फिगर 7 जो है इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो नया सिस्टम बना था फ्रांस की गवर्नमेंट का, अब वो कैसा था। 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कैसे बनेगा? लेजिस्लेचर जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। अब इसमें भी अभी हम जस्ट आगे पढ़ेंगे और डिटेल में कि किस तरीके से जो लोग हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो था क्या वहाँ पे, इसको अभी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी लोग थे फ्रांस में, उन सबको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। नेशनल असेंबली ने जो ये पूरा सिस्टम लाया था लेजिस्लेचर का और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का, इस पूरे सिस्टम में नेशनल असेंबली ने सबको राइट टू वोट नहीं दिया था। उसमें कुछ ही ऐसे पर्सन थे जिनको कि वोट देने का अधिकार था, जिनको कि एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। अब कौन ऐसे लोग थे जिनको एक्टिव सिटीजन्स कहा जाएगा और जिनके पास वोट देने का अधिकार होगा? ये वो लोग थे जो कि कम से कम 3 डे ऑफ लेबर वेज को एज टैक्स पे करेंगे। मतलब कि एक तरीके से जो लोग कम से कम 3 दिन की दिहाड़ी एज टैक्स पे कर सकें, वो लोग एक्टिव जो वोटर्स हैं वो बनेंगी। मान लो कि फ्रांस में क्या है कि 500 जो भी उनकी करेंसी है, 500 अभी मैं रुपीस बोलूंगी, ठीक है। सो 500 रुपए जो है एक दिन का वो लोग कमाते हैं। मतलब वहां की दिहाड़ी क्या है कि अगर एक दिन 8 घंटे बैठ के लेबर काम कर रहा है तो उसको 500 रुपए मिलेंगे। तो अगर कोई पर्सन 3 दिन की दिहाड़ी दे दे, मतलब कि 500 500 एंड 500, साल में जो एक पर्सन अगर वो कम से कम 1500 रुपए एज टैक्स पे कर रहा है तो वो एक एक्टिव सिटीजन बन जाएगा। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कम से कम 1500 रुपए एज टैक्स पे नहीं कर रहा, वो एक्टिव सिटीजन नहीं बनेगा, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, राइट। तो उस टाइम पे फ्रांस में टोटल पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, और उस 28 मिलियन में से लगभग 4 मिलियन जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे। ऐसे लोग थे जो कि कम से कम 3 दिन का जो लेबर वेज है वो एज टैक्स पे कर पा रहे थे। अब जो बाकी लोग बचे जो पे नहीं कर पा रहे थे इस तरीके से टैक्स, कम से कम 3 दिन का लेबर वेज, वो पैसिव सिटीजन्स बन गए। अब देखो यहाँ पे भी वो आदमी थे, मतलब ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनके लिए भी ये कंडीशन थी कि मेन, वो आदमी जो कि कम से कम 3 दिन का लेबर वेज जो है वो एज टैक्स पे कर पा रहे हैं। सिर्फ मैन की बात थी। तो बाकी जो और मैन बचे जो ऐसे टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे वो पैसिव सिटीजन बन गए। और इसके अलावा जो औरतें थी, बच्चे थे, वो भी पैसिव सिटीजन के अंदर आए। विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, औरतें, छोटे बच्चे और वो लोग जो कि 25 साल की उम्र से कम हैं, वो सभी क्या हुए, वो पैसिव सिटीजन्स बने। मतलब इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब जिन लोगों को वोट देने का अधिकार था वो क्या करते थे, वो वोट देते थे। और ये 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग मिलके क्या करते थे, 50,000 लोगों को चुनते थे। 50,000 मेन जो हैं वो इलेक्ट हुए, जिन्हें कि इलेक्टर्स कहा गया। ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं ये वोट देंगे और ये वोट देके 50,000 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टर्स को चुनेंगे। अब इसके आगे क्या होगा, ये जो 50,000 लोग चुन के आए ये आगे और वोट देंगे। ये अपने 50,000 में से ही 745 लोगों को चुनेंगे। और ये जो 745 मेंबर्स हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, नेशनल असेंबली। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो नेशनल असेंबली है वो डायरेक्टली लोगों से चुनकर नहीं आई है, बट इनडायरेक्टली चुनकर आई है। हम कह सकते हैं कि ये जो 50,000 इलेक्टर्स को चुना गया वो डायरेक्टली चुना गया, क्योंकि ये जो जनता है उसने डायरेक्टली वोट दिया और 50,000 लोगों को चुना। बट ये जो नेशनल असेंबली के 745 मैन चुन के आए, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुन के नहीं आए, उनको इन इलेक्टर्स ने चुना। तो नेशनल असेंबली जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली चुनकर आती है, right? And the Constitution of 1791 vested the power to make the laws in the National Assembly, which was indirectly elected. अब National Assembly को Constitution ने क्या पावर दी कि वो laws बनाएगा, क्या करेगा, वो कानून बनाएगा। ये जो पूरी नेशनल असेंबली है वो यहाँ पे बैठेगी और अलग अलग मुद्दों को डिस्कस करेगी और वहां पे कानून बनाए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं, वो हैं किंग जो राजा है और मिनिस्टर्स जो मंत्री हैं राजा के। तो लेजिस्लेचर का काम क्या था कि वो इस किंग को कंट्रोल करेगा, इसको एक तरीके से चेक करेगा कि ये गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा। अगर ये जो भी डिसीजन लेगा उसमें एक तरीके से नेशनल असेंबली उसको सजेस्ट करेगी, हेल्प करेगी।
और इनको कंट्रोल करेगी। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी। बट एग्जीक्यूटिव का काम क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव का काम ये था, ये जो राजा है इसके पास एक वीटो पावर थी। वीटो जो है एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट हो जाता है, पावर हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को ना कह सकते हो। मान लो नेशनल असेंबली कोई प्रपोजल लाई कि वो एक पर्टिकुलर बिल जो है वो पास करना चाहते हैं और उसको पास करके वो लॉ बनाना चाहते हैं, एक्ट बनाना चाहते हैं। बट राजा क्या कर सकता है? वो अपनी इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके कह सकता है नहीं, वो इस बिल को पास होने से रोक सकता है। तो वीटो एक तरीके से ना कहने की पावर है कि किसी चीज़ को वहीं के वहीं रोक देना, उसको ना कह देना, उसको रिजेक्ट कर देना। तो ये पावर राजा के पास थी। और उसके बाद अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी का काम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों को न्याय देना और ये देखना कि जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हैं उनके बीच में कोई मतभेद ना हो, वो सही से काम करें। ये सारी चीज़ें जो है वो जुडिशरी का काम होता है। अब जुडिशरी जो है वो फ्रांस में वो भी वोट के थ्रू ही आ रही थी कि ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो वोट देंगे और जजेस को चुना जाएगा। तो ये पूरा जो सिस्टम था नया, वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ। अब ये जो पैरा है उसको हम, वैसे हमने इसका जो भी कंटेंट है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, बट फॉर द सेक ऑफ जस्ट रीडिंग मैं इसको रीड कर लेती हूँ। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने नेशनल असेंबली को लॉ बनाने की पावर दी गई और ये जो नेशनल असेंबली है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आई। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। इसका मतलब कि जो सिटीजन्स हैं वो इन इलेक्टर्स को चुनेंगे और हु इन टर्न चूज द असेंबली, और ये जो इलेक्टर्स हैं वो फिर इस नेशनल असेंबली को चुनेंगे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, और ये हमने देख लिया कि सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग थे, एक्टिव सिटीजन्स थे जिनको की वोट देने का अधिकार था। Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote। तो सिर्फ और सिर्फ आदमियों को, कैसे आदमी? जो कि 25 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और जो कि कम से कम 3 दिन का जो लेबर वेज है उसके जितना अगर वो टैक्स पे कर पा रहे हैं तो उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, और बाकी जितने भी बचे हुए लोग थे उन सबको पैसिव सिटीजन्स का जो टाइटल है वो मिला और इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। To qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। अब कौन ऐसे लोग थे जो कि इलेक्टर्स बन सकते हैं या वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, ऐसे ही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं और आगे इलेक्टर्स एंड नेशनल असेंबली में मेंबर्स बन सकते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो ये जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो शुरू कैसे होता है? वो एक डिक्लेरेशन से शुरू होता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स की जो आदमी हैं और जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स क्या क्या होंगे, एक तरीके से उसकी डिक्लेरेशन। Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away। तो कुछ ऐसे राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया कि हर एक पर्सन को जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि वो फ्रीली बोल सकता है, अपनी ओपिनियन को फ्रीली रख सकता है, जैसा भी वो सोचना चाहे सोच सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा। इस तरीके के कुछ अधिकारों को नेचुरल बताया गया कि ये जो अधिकार हैं वो सबको बाय बर्थ मिलेंगे और ये इन एलिएनेबल राइट्स हैं, मतलब ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता, जो कि हर पर्सन के साथ रहेंगे और ये बाय बर्थ उसको मिल जाएंगे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और ये स्टेट की एक तरीके से गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि वो हर एक सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो इस तरीके से जो फ्रांस के लोग हैं उनको और फ्रीडम और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स देने की कोशिश की गई इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो डिक्लेरेशन थी उसमें क्या क्या लिखा था, किस तरीके से लोगों को राइट्स दिए गए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।